एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में इतिहास कक्षा 12वीं अध्याय 3 प्रश्न बैंक के उत्तर लेके आ गया हूँ। जी हाँ, इसके पहले वीडियो मैंने अध्याय 1 और 2 का बता दिया है। आज के इस वीडियो में अध्याय 3 बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपका त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल भी आ चुका है। तो आप लोग तैयारी को थोड़ा सा जल्दी करिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आपका पेपर है तो प्रश्न बैंक से बनने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न बैंक आपका। तो इससे पहले कुछ पॉइंट दिए गए तो उनको पढ़ लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत महाकाल में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा, जिनमें वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यानी जो उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथ है महाभारत, जिसे महाकाव्य कहते हैं, उसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। याद रखिएगा कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, लगभग 1 लाख श्लोक हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। तीसरा, महाभारत ग्रंथ की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। महाभारत ग्रंथ की रचना कब तक होती रही, तो लगभग 1000 वर्ष तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान BS सुक्ताकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई, जिसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। महाभारत के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की पांडुलिपियों को संस्कृत एकत्रित किया गया। यानी कि जितने भी लिपि में लिखे सबको एकत्रित किया गया है। पांडुलिपियों में समान रूप से पाए गए श्लोकों का चयन करके उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक खंड ग्रंथों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 वर्ष लग गए थे। पृथ्ववंशिका के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उसके संसाधनों व संपत्ति पर अधिकार जमा सकते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पृथ्ववंशिका के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उसके संसाधनों व संपत्ति पर अधिकार जमा सकते हैं। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जो उसकी संपत्ति होगा उसका पुत्रों पे अधिकार होगा ना, पुत्र का अधिकार होगा उसकी संपत्ति पे। आगे, पृथ्ववंश के आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होते थे। इस व्यवस्था में स्त्रियों को अलग तरह से देखा जाता, अर्थात उनके प्रत्येक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। यानी महाभारत काल में जो पिता की संपत्ति होती थी उसमें पुत्र का अधिकार होता था, पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। महाभारत के प्रमुख राज परिवार कौरव और पांडव ये दोनों कुरु वंश से संबंधित थे और इनका एक ही जनपद हस्तिनापुर पर शासन था। सत्ता केंद्र के संघर्ष में पांडवों की विजय हुई। पृथ्ववंशिका का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता से के पुत्र फिर और पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है। जो पृथ्ववंशिका होती है वह परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, ठीक है। मातृवंशिका का अर्थ वह है परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है ना, मातृवंशिका जो माँ से जुड़ी है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का प्रयोग बांधवों के एक बड़े समूह के लिए होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है संस्कृत ग्रंथों में, तो परिवार के लिए और जाति का बांधवों के लिए। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं, याद रखिएगा। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। गोत्र या कुल से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। याद रखिएगा, बहिर्विवाह क्या है, जब गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है। एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी को बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा ये दोनों को याद कर लेना है। जब एक पुरुष की अनेक पत्नियां होंगी तो उसे हम कहेंगे बहुपत्नी प्रथा, और जब एक स्त्री के अनेक पति होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपति प्रथा कहेंगे, ठीक है।
ऐसे आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार हैं, इसको भी आप नोट करिए कि धर्मशास्त्रों में विवाह कितने प्रकार है, तो 8 प्रकार हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका सही विकल्प। ठीक है ना। तो पहला क्या था, BS सुकांतकर कौन थे, तो संस्कृत विद्वान थे। ठीक है ना। महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने महत्वाकांक्षी परियोजना कब प्रारंभ की, 1919 में। ठीक है। वर्णों के कितने प्रकार है, 4। फिर अगला है मनुस्मृति कब लिखी गई, तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, जो आपका त्रैमासिक पेपर पूरा यहीं से बनने वाला है। जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते उन्हें कहा गया तो मलेच्छ कहा गया। ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना किसके नेतृत्व में हुई, तो BS सुकांतकर के। है ना। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाली परियोजना को पूर्ण होने में कितना समय लगा, तो 47 वर्ष। बहुपति विवाह प्रणाली किस में प्रचलित थी, तो इसमें उपरोक्त सही हो जाएगा, प्रश्न बैंक जो आपका है। ठीक है। मृच्छकटिकम नामक नाटक के रचनाकार थे सुदृढ़। ना। रीति चिताओं की पूर्ति दिया जाता है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहते थे, चंडाल कहा गया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दूध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। मनुस्मृति के अनुसार प्रत्येक जायदाद में हिस्सेदारी पुत्र की थी। ये सब खालिस्तान आपको भर लेना है। महाभारत में 1 लाख लोगों की संख्या थी, पहले बता चुका हूँ। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अब आपको देखना है 77। ठीक है ना। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाए हैं उनको भी हम तैयार कर रहे हैं, तो उनको भी क्या है कि आप क्वेश्चन तैयार करने लिए काफ़ी किताबों से देखना पड़ता है। तभी जो क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो उनको हम देख रहे हैं। अगर किसी को मिल जाते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चनों को बाकी प्रयास किया गया है आपके लिए पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएं। ठीक है। ये आपका सही जोड़ी है, ध्यान से इसको देख लीजिए। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ। ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप लिख देना, प्रतिबंध के में आप लिख देना कि जिस संपत्ति में पुत्रों का अधिकार होता है। ठीक है ना। प्रतिबंध का मतलब जिस संपत्ति में पुत्रों का अधिकार होता है, प्रतिबंधिका है। ठीक है। फिर आता आपका बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर है, ये रहा आपके सामने बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, तो ये रहा आपके सामने। ठीक है। इसके बाद महाभारत में कोई प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए, तो ये रहा उत्तर आपके सामने। फिर मनुस्मृति में चंडालों को के कर्तव्य बताए गए हैं। मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं, ये रहा आपके सामने। कौरव और पांडव मध्य युद्ध के क्या कारण थे, तो ये रहा आपके सामने। ठीक है। जाति व्यवस्था के 3 दोष, ये रहा आपके सामने।
ये सारे क्वेश्चन बढ़िया से आपको याद कर लेने हैं। फिर 10वां क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने रहा। 10वां तो भी नहीं है, 11वां है। इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगला पार्ट बहुत जल्द आपका आने वाला। कल आपका चौथा पार्ट भी आ जाएगा, 2-3 दिन में आपका पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है। राजनीति का मैंने डाल दिया है, भाग 2 बचा, उसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। और पेपर भी आने वाला है, तो पेपर का अपडेट भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। 4 पार्ट भी मैं करा दूंगा। 4 पार्ट तैयार हो चुका है, 5 पार्ट भी है, तो इसका वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।